सर्वप्रथम हमारे बीच कैलाश शर्मा जी हैं। कैलाश जी, इनसे निवेदन करूंगा कि गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर, गुरुजनों को प्रणाम कर 5 मिनट का समय है इनके पास, अपने विचार और आज के विषय में अपने उद्बोधन को हमारे बीच रखिए। मंच में उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, गुरुजन आचार्य शिव कुमार पांडे जी, श्रीमती आशा शर्मा जी और सभागार में बैठे समस्त विद्वानों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सभी सहपाठियों के लिए बहुत ही हर्ष का दिन है कि हम सबको एक साथ सम्मेलन में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए हम सभी सहपाठी श्रीमती आशा शर्मा जी और रवि कुमार शर्मा जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें यह अवसर प्रदान किया कि हम एक साथ इकट्ठे हो सकें। प्रारब्ध की बात हुई है तो मैं यह कहूँगा कि जीवन में श्रेष्ठ गुरु का मिलना कहीं न कहीं हमारे भाग्य से भी जुड़ा हुआ है। अगर हमारा प्रारब्ध अच्छा है, हमारा भाग्य हमारे साथ है, तो जीवन में श्रेष्ठ गुरु मिल जाता है और जीवन में श्रेष्ठ गुरु का मिलना बहुत आवश्यक है। हम सभी सहपाठी खुद को बहुत भाग्यशाली मानते हैं जिन्हें आचार्य शिव कुमार पांडे जी, श्रीमती आशा शर्मा जी जैसे गुरु प्राप्त हुए। इन्होंने जो हमें ज्योतिष का ज्ञान दिया, जो ज्योतिष के क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन किया, उसके लिए हम इन्हें कोटि कोटि नमन करते हैं और इनका हम सभी सहपाठी इन्हें हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आचार्य जी सदैव एक बात कहा करते थे, अगर ज्योतिष के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो निरंतर सीखने की आदत को कायम रखना। कहीं से भी किसी भी विद्वान से सीखने को मिले तो अवश्य सीखना। ज्योतिष वेदांग है, शास्त्रीय विषय है, इसलिए इसकी सार्थकता पर कभी प्रश्न चिन्ह मत लगा। ये ऋषि मुख द्वारा प्राप्त ज्ञान है, आप सदैव इसका आदर सत्कार करना और इस पर कभी भी घमंड मत करना। ज्योतिष को जितने भी शांत मन से आप सीखेंगे, जितने शांत रहेंगे, उतने ही ज्योतिष के योग आपके सामने आएंगे, ज्योतिष उतनी ही आपको समझ आएगी। जैसे आज का विषय गुरुजी ने बताया है, पितृदोष, हमारा प्रारब्ध और कुंडली में कैसे योग है जो हम देख के पता लगा सकते हैं कि जातक का जीवन कैसा रहेगा। ऋषि पराशर जी ने ज्योतिष के 3 स्कंद बताए। अपने प्रिय मित्र मैत्रेय जी से वार्तालाप में वो कहते हैं, परमम पुण्यम गुह्यम वेदांगमम उत्तमम त्रिस्कंदम ज्योतिषम होरा गणितम सहितम च। वैदिक ज्योतिष के उन्होंने 3 स्कंद बताए। प्रथम होरा, जिन्हें पराशरी होरा भी कहते हैं, दूसरा गणित जिसमें पंचांग अध्ययन आता है, और तीसरा संहिता जिसे भौगोलिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं। इन तीनों स्कंदों में से सर्वश्रेष्ठ जो माना गया है वो होरा माना गया है, जिन्हें पराशरी होरा भी कहते हैं। पराशरी होरा मानव कल्याण के लिए बना है, इसीलिए इसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। और जब भी कुंडली का फलित करना है तो हमारे विद्वान बताते हैं कि कुंडली, जन्म कुंडली के 3 आधार स्तंभ हैं, जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली और सूर्य कुंडली। इन तीनों कुंडलियों को हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जन्म कुंडली का आधार स्तंभ बताया। अगर इन तीनों कुंडलियों में से चंद्र कुंडली और लगन कुंडली आपकी मजबूत है, शुभ है, फलदायी है, तो आपको जीवन में कम परिश्रम से ही काफी कुछ प्राप्त हो जाता है। जातक के जीवन की कर्म शक्ति, भाग्य, सुख, इच्छा शक्ति, सब कुछ का विश्वास दिलाता है, तो ऐसा जातक को कम मेहनत में ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। इन तीनों लग्नों की शक्ति के लिए, इनकी महत्ता बताने के लिए हमारे प्राचीन ऋषियों ने अथर्ववेद में इसका वर्णन किया है कि जातक के जन्म के समय आकाशीय ग्रह स्थिति रूपी गायों के ये 3 बछड़े हैं। अब गायों का दूध प्राप्त करना
बछड़ों के स्वास्थ्य और शारीरिक शक्ति पर निर्भर करता है कि बछड़े अपनी गाय का दूध प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये तीनों लगन सबल हैं तो जन्म कुंडली की गुणवत्ता बढ़ जाती है, श्रेष्ठता बढ़ जाती है। तो इन तीनों लगनों को देखते हुए अगर हमें किसी स्पष्ट किसी भाव विशेष भाव के बारे में हमने फलित करना है, जैसे अगर भाग्य भाव की बात कर रहे थे, नवम भाव, तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने बताया है कि भाव, भावेश और कारक पर ध्यान देना चाहिए। भाव में राशि कौन सी मौजूद है, भाव में कौन सी राशि है, भाव पावकृति में तो नहीं है। भावेश की स्थिति क्या है, भाव त्रिक भाव में तो नहीं चला गया, भाव शत्रु राशि में तो नहीं है, अस्तु तो नहीं हो गया, पाप कर्तरी में तो नहीं है। भावेश की क्या स्थिति है, इसी तरह कारक की क्या स्थिति है। और अगर यहां पे भी हमें कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है तो हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने भावती भावम का भी सिद्धांत बताया। भाव से भाव देख लो, नवम से नवम पंचम भाव देख लो, उसकी भी स्थिति में देख लो। भाव भावेश कारक, इससे उस भाव विशेष की आपको के बारे में आपको पता लग जाएगा भाग्य की क्या स्थिति है, पंचम की क्या स्थिति है, लगन की क्या स्थिति है। उस भाव विशेष के कारक तत्वों का आपको पता लग जाएगा कि उसका फल आपको मिलना है कि नहीं मिलना है। और अगर तीनों शुभ हैं तो उस भाव से संबंधित सुख आपको अवश्य प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो विद्वानों ने बताया वो षोडश वर्ग की कुंडलियां हैं, अष्टक वर्ग में कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं। और इसके साथ प्रत्येक जन्म कुंडली में अकारक ग्रह भी होता है जो हमें देखना है। ठीक है, मारक भी हैं, बाधकेश भी हैं और अकारक भी हैं। और अकारक का रोल क्या है, उसने अपनी दशा अंतरदशा में आपको अशुभता देनी है। अकारक ग्रह जन्म कुंडली के हिसाब से बनते हैं। मेष लगन वृश्चिक लगन वालों के लिए बुधदेव हो गए, वृष और तुला लगन वालों के लिए गुरुदेव हो गए। तो प्रत्येक लगन कुंडली के हिसाब से अकारक बदलते रहते हैं। अब अकारक ग्रह क्या शुभता भी देते हैं, तो हमारे विद्वान बताने बिल्कुल देते हैं। शर्त क्या है, अकारक ग्रह का संबंध, द्वितीय संबंध पंचमेश और नवमेश से हो और वो पंचम और नवम में बैठे हो और शुभता में हो, किसी प्रकार का पाप प्रभाव न हो, तो वो अपनी दशा अंतरदशा में शुभता देगा। इसी तरह मार्केश है, बालकेश है। और भी सूक्ष्मता से जाना है तो विद्वानों ने षोडश वर्ग की कुंडलियों के बारे में बताया। अति सूक्ष्म चले जाओ, आपको और भी फलों का पता लग जाएगा उस भाव से संबंधित। समय का अभाव है, 5 मिनट का समय था, शायद ज्यादा देते होंगे क्योंकि तो बहुत से लोग हैं। इसी साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम। बहुत सुंदर कैलाश जी।